ये पाठ प्रथम वर्ष के इतिहास के विद्यार्थियों को आज की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं गुप्त वंश। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम क्या है? गुप्त वंश। और इस गुप्त वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि भारत में दो वंश ताकतवर हैं, है ना। वंश तो है मौर्य वंश और दूसरा वंश है गुप्त वंश। यानी प्राचीन भारत के इतिहास में दो वंश सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसमें एक का नाम है मौर्य वंश, दूसरे का नाम है गुप्त वंश। तो आज हम जो विद्यार्थी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है गुप्त वंश। ठीक है। और इस वंश के बारे में बात करते हैं अपन। तो इस वंश का जो संस्थापक था उस था श्रीगुप्त। ठीक है। और इस वंश में जो सबसे ताकतवर सम्राट रहा है जिसका नाम चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त है। और भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। यानी इस गुप्त वंश में सबसे अधिक जो साम्राज्य विस्तार किया है वो किसने किया है? समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। अब इस गुप्त वंश में जो जानकारी के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, तो गुप्त वंश को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग भी कहा गया है, स्वर्ण काल भी कहा गया है। और इस समय का सबसे प्रसिद्ध जो साहित्यकार था उस व्यक्ति का नाम था कालिदास। ठीक है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? यानी गुप्त काल में संस्कृत से बड़ा जो साहित्यकार है उस व्यक्ति का नाम है कालिदास। और कालिदास के द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था अभिज्ञानम शकुंतलम, जो कि विश्व की अनेक भाषाओं में छपा हुआ है। और इस वंश में जो प्रथम दो राजा हैं कौन कौन से? श्रीगुप्त और यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच। इसमें पहले जो राजा रहे हैं इन्होंने अपने नाम के आगे महाराजा शब्द का प्रयोग, महाराजा धीराज शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और जो यानी ये कह सकते हैं अपन कि श्रीगुप्त और घटोत्कच पहले दो गुप्त राजा किसी न किसी राजा के अधीन शासन करते होंगे। और इसका जो प्रथम स्वतंत्र सम्राट है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। नाम क्या उसका? चंद्रगुप्त प्रथम है, क्योंकि इसमें गुप्त वंश में दो राजाओं का नाम चंद्रगुप्त है, एक चंद्रगुप्त प्रथम और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अपन ने लिखा है मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश ये लिखा अपन ने, मौर्य वंश के बाद या पतन के बाद दीर्घ काल तक यानी लंबे समय तक हर्ष ठीक है, हर्ष का शासनकाल क्या है? 647 ईस्वी तक था। और हर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो रही थी, है ना। यानी मौर्य वंश एक ऐसा वंश था जिसने पहली बार भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा था, एक राजनीतिक संगठन बनाया था। और उसके बाद मौर्य वंश के पतन के बाद गुप्त वंश ही एक ऐसा वंश है। हालांकि बीच में कुषाण वंश भी आया था, सातवाहन वंश भी थे, शुंग वंश भी था। हर प्रकार के वंशावलियों ने या हर प्रकार के राजाओं ने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, पर वो सफल नहीं रहे। तो मौर्य के बाद, मौर्य वंश के पतन के बाद यदि कोई पूरे भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र में एक राजनीतिक संगठन बनाने में सफलता प्राप्त की, उस वंश का नाम क्या है? गुप्त वंश, है ना। और तीसरी शताब्दी ईस्वी में उदय हुआ है। कौन शताब्दी में? तीसरी शताब्दी ईस्वी में
गुप्त वंश का उदय हुआ है। और इस समय कौन कौन से वंश थे? इस समय तातावर वंश थे। कौन कौन से? एक तो वाकाटक, यानी दक्षिण में कौन है? वाकाटक। और यदि पूर्व भारत के बारे में बात करें तो यहां गुप्त वंश है। ठीक है। और इस वंश का जो संस्थापक था, अभी बात की थी अपन ने, कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है। अब टॉपिक है कि इस गुप्त वंश की उत्पत्ति कैसे होती है ना, यानी कैसे उत्पत्ति हुई। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में हुआ। कहाँ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। ठीक है। यानी गुप्त वंश का उदय प्रारंभ में कहाँ हुआ था? प्रयाग के समीप है, उसके नजदीक एक कौशाम्बी स्थान है। और जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चलता है वो श्रीगुप्त था, है ना। बार बार अपन इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि इस वंश का पहला जो राजा है, जिसको आदि पुरुष भी कहा जा सकता है, उस व्यक्ति का नाम है श्रीगुप्त। और जानकारी कहाँ मिलती है उसकी? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है ना। कौन सा से इसकी जानकारी मिलती है? श्रीगुप्त ने गया में चीन यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया, है ना। कहाँ? गया में। किनके लिए? चीनी यात्री जो भारत में भ्रमण करने के लिए आते थे, उनके लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग, कौन से यात्री? इत्सिंग ने। और इसके अलावा जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें भी इसका उल्लेख दिया गया है। और इनका जो साम्राज्य था, गंगा, द्रोण, प्रयाग, साकेत, साकेत का मतलब अयोध्या का प्राचीन नाम है साकेत, तथा मध्य मगध में फैला हुआ था। श्रीगुप्त के समय महाराजा धीराज उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी। इस प्रकार इस वंश का जो पहला स्वतंत्र सम्राट होगा उसका नाम होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। और अपने इसमें लिखा है कि गुप्त सम्राटों ने अपने अभिलेखों में कहीं भी अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है। तो इसका मतलब ये किस जाति की थे, इस बारे में अब समस्या पैदा होगी, मतभेद उत्पन्न होगा कि किस जाति की थे, है ना। और यानी ये इनकी जाति क्या चीज है? विवादास्पद है ना। यानी हर इतिहासकार अपने तरीके से उसे बताना चाहता है। इसमें एक इतिहासकार का नाम है जायसवाल। जायसवाल ने गुप्त को मूल रूप से जाट माना है। देखो इतिहासकार कौन सा? इतिहासकार जायसवाल कहता है कि गुप्त वंशों की जाति थी, जाट थी। ठीक है। और कुछ विद्वानों ने क्या माना है? वैश्य माना है। अब वैश्य क्यों माना है? तो इनकी उपाधि के बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, तो वैश्य का काम, वैश्य के लोग अपने नाम के शब्द का प्रयोग करते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि गुप्त वंश कौन सा वंश है? जो 4 वर्ण है अपने पास, उन 4 वर्णों में कौन सा वर्ण? वैश्य। ठीक है। तो किस वर्ण के थे? वैश्य के थे। या देखो अपन लिखा है, स्मृतियों में कहा गया है, क्या कहा है स्मृतियों में? कि ब्राह्मण की उपाधि शर्मा होगी, क्षत्रिय की उपाधि वर्मा होगी, और वैश्य उपाधि गुप्त होगी, है ना। और शूद्रों की उपाधि क्या होगी? दास होगी। इस प्रकार इससे सिद्ध होता है कि ये लोग, और इसके अलावा मंजूश्री मूलकल्प एक साहित्य का नाम है, पुस्तक का नाम है, इससे भी ज्ञात होता है कि वैश्य गुप्त वंश के राजा वैश्य समुदाय से संबंधित थे। कुछ इतिहासकार क्या कहा इन्होंने कि इनको माना है। कैसे? वाकाटक वंश में के साथ इसका वैवाहिक संबंध हुआ था। और वाकाटक वंश क्या था? वाकाटक वंश था क्षत्रिय, और क्षत्रियों से विवाह हो गया किसका? गुप्त राजाओं का। इसका मतलब कुछ इतिहासकारों को इस टॉपिक को मेन मानकर क्या बन गए? क्षत्रिय बनाया था, है ना। गुप्तों के आदि स्थान के बारे में भी, मूल स्थान के बारे में भी इतिहासकारों में आपस में मतभेद है। इतिहासकार मानते हैं कि उनका अधिष्ठान मगध था, जबकि समुद्रगुप्त की समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इनका आदि स्थान प्रयाग और साकेत था, या अयोध्या के आसपास इनका स्थान रहा होगा, है ना। ये तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। इसका दूसरा नाम है
इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं इसे। कौन सा अभिलेख कहते हैं इसे? इलाहाबाद अभिलेख भी इसे कहा जाता है। और समुद्रगुप्त की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं या समुद्रगुप्त की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसके युद्ध अभियान के बारे में, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था? हरिसेन ने ये प्रयाग प्रशस्ति का लेखन कार्य किया था। ठीक है, अब टॉपिक है कि किन किन स्रोतों से हम गुप्त साम्राज्य की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप क्या देख रहे हैं? स्रोत देख रहे हैं। किसके स्रोत? गुप्त वंश की जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। तो टॉपिक क्या हो गया है? गुप्त वंश की उत्पत्ति के स्रोत। ठीक है, यानी किन किन चीजों से, कौन कौन से साहित्य से, कौन कौन से अभिलेख से, किस प्रकार से इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सा है? पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब कौन कौन से अभिलेख उस समय थे या किसी स्थान पर किसी चीज की खुदाई कर कर जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, है ना। और प्रशस्तियां और अभिलेख। प्रशस्ति का मतलब अभिलेख और प्रशस्ति में अंतर है ना। क्या अंतर है? जिस अभिलेख में राजा की प्रशंसा की गई हो, उसके साम्राज्य विस्तार की प्रशंसा की गई हो, उसी अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, अगला है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। और समुद्रगुप्त के दो अभिलेख हैं। कौन कौन से? एक तो प्रयाग प्रशस्ति और दूसरा कौन सा है? एरन अभिलेख, है ना। तो इन विशेष तौर से समुद्रगुप्त के शासनकाल की सभी जानकारियां इस अभिलेख से प्राप्त होती हैं। और इस अभिलेख का दूसरा नाम क्या होगा? इस अभिलेख का दूसरा नाम होगा इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद अभिलेख भी से कहते हैं। अगला है समुद्रगुप्त द्वितीय, है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, क्योंकि उसने शकों को पराजित कर कर विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। इसका कौन सा अभिलेख है? चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख कौन सा है? मेहरौली अभिलेख। ठीक है, और उदयगिरी गुहा अभिलेख। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त के दो अभिलेख थे, कौन कौन से? प्रयाग प्रशस्ति और एरन अभिलेख। ठीक उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दो अभिलेख हैं। कौन कौन से? मेहरौली अभिलेख जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। और दूसरा उदयगिरी गुहा अभिलेख। इसके अलावा अगला जो सम्राट आएगा कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम का कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख और गढ़वा शिलालेख, इसके भी दो हैं। इसी प्रकार स्कंदगुप्त का जूनागढ़ राजा क्या है? स्कंदगुप्त, और उसने कौन सा अभिलेख लिखा है? जूनागढ़ प्रशस्ति पत्र लिखा है। ठीक है, इसके अलावा भीतरी अभिलेख भी, भीतरी स्तंभ अभिलेख भी किसका था? स्कंदगुप्त का था। ठीक है, इसके अलावा मुद्राएं, समुद्रगुप्त के शासनकाल में स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी और इन मुद्राओं से भी हमें गुप्त वंश की बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास में अनेक और साहित्य भी हैं। ये तो कौन सा? ठीक है, अब कौन कौन साहित्य के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। साहित्य का नाम है मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है, टॉपिक क्या देख रहे हैं? अभी तो अपन अभिलेख देखे थे, अब टॉपिक किसका रहा है कि किस किस साहित्य से, कौन कौन सी पुस्तक से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसमें बौद्ध साहित्य कौन सा है? मंजूश्री, और दूसरा वसुबंध चरित्र। यानी दो पुस्तकें हैं, दोनों किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसी प्रकार जैन साहित्य के बारे में बात करें तो जैन साहित्य में कौन सा? हरिवंश पुराण। ठीक है, और विदेशी यात्रियों के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था और चीनी यात्री का नाम था फाइयान। ठीक है, किस लिए आया था?
भारत में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन करने के लिए ये भारत आया। और इसकी जो आत्मकथा थी उसका नाम है फोक्यो की। क्या नाम है? फोक्यो की। और दूसरी पुस्तक है युआन त्सुआंग, अर्थात दूसरा व्यक्ति कौन आया था? हेन, जो कि किस काल में आएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तो हिंसांग यात्री हुए कौन कौन से? फायान हो गया और हिंसांग हो गया। इनसे भी, इनकी जो तीर्थ यात्रा थी उनसे भी गुप्त वंश के इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब नाटकों के बारे में बात करें तो विशाख दत्त, लेखक का नाम तो क्या है? विशाख दत्त। और नाटक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ठीक है, यानी दो नाटक विशाख दत्त के द्वारा लिखे गए हैं। नाटकों के नाम दोबारा याद करो, एक नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरे नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस को भारतीय इतिहास में प्रथम जासूसी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी। और अगला है कालिदास। साहित्यकार का नाम तो क्या है? कालिदास। और कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें कौन कौन से में? मालविका अग्निमित्र, कुमार संभव, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास समकालीन थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के आसपास थे। और इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। तो कौन कौन से कालिदास? मालविका अग्निमित्र है, कुमार संभव है, रघुवंशम है, अभिज्ञानम शकुंतलम है। इसके अलावा कुछ स्मृतियां भी हैं, है ना, जिसमें कौन कौन सी स्मृति? बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति, दो स्मृति हैं। कौन कौन सी? बृहस्पति और नारद स्मृति। इनसे भी हमें वंश की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अपने 18 पुराण हैं। ठीक है, इन 18 पुराणों में वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण से भी हमें गुप्त वंश की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त है। इसके अलावा मंदिर हैं, है ना। गुप्त काल में मंदिर बनना प्रारंभ हो चुका था भारत में। इससे पहले मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। और कौन कौन से? उदयगिरी का भूमरा मंदिर, देवगढ़ मंदिर और सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति, मथुरा की जैन मूर्तियां, इनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा अजंता में जो अजंता और बाघ में बहुत सारे चित्रों से भी हमें गुप्त वंश की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ताम्रपत्र हैं, है ना। ताम्रपत्र का मतलब जो संबंधी जो काम लिखे गए थे उन्हें ताम्रपत्रों पर लिखा गया। तो ताम्रपत्रों से भी हमें गुप्त वंश की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा राजा घटोत्कच, यानी पहला तो कौन था? पहला था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त कौन बनेगा? घटोत्कच शासन करेगा, है ना। और कब शासक ये घटोत्कच कब तक? 280 से लेकर 320 तक। 280 ईस्वी से लेकर और 320 ईस्वी तक घटोत्कच ने शासन किया है। ठीक है, और इसने भी महाराज की उपद धारण की थी। और प्रभावती गुप्ता के पूना और रिष्टपुर ताम्रपत्र अभिलेख से घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था, यानी घटोत्कच ने साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। अब इस वंश का जो प्रथम स्वतंत्र राजा है जिसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम है ना। और चंद्रगुप्त प्रथम किसके बाद? घटोत्कच के बाद, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का पिता का नाम घटोत्कच था। और घटोत्कच के बाद 320 में चंद्रगुप्त शासक बनता है ना। और चंद्रगुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। अभी बात करने
कि ये पहला स्वतंत्र शासक है। कौन? चंद्रगुप्त, क्योंकि इससे पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच शासन कर चुके थे, पर ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, किसी न किसी राजा के अधीन शासन करते होंगे। और इस वंश का जो प्रथम स्वतंत्र राजा है उसका नाम चंद्रगुप्त है। और क्या उपाधि थी इसकी? इसकी नाम है महाराजा धीराज। ठीक है। और लिच्छवी वंश के साथ, वंश का नाम है लिच्छवी वंश, और लिच्छवी वंश के साथ इसके अच्छे संबंध रहे हैं। और कब से कब तक शासन किया है? 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया है। ठीक है। अब इधर बात करते हैं, देखो हरिसेन द्वारा लिखित, अभी बात की थी ना कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख, और लिखने वाला कौन था? दरबारी कवि है हरिसेन ने चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। और लिच्छवियों का सहयोग लिया गया। कौन से वंश का सहयोग लिया था? लिच्छवी वंश का सहयोग लिया था। और इसी के बाद इस वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। ठीक है। यानी इस समय लिच्छवी वंश भी ताकतवर था, और ताकतवर वंश को अपना मित्र बनाने के लिए उनके साथ वैवाहिक संबंध किए। तो वैवाहिक संबंध कौन से? जो इस वंश की लिच्छवी राजकुमारी है, लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी है कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। और स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम चंद्रगुप्त लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया था। मगध और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास ये राज्य आ गया था। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उनमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि किस राजा ने राजा और रानी के अंकित सिक्कों को छापा था या बनाया था? तो कौन होगा वो? चंद्रगुप्त प्रथम होगा, है ना। अर्थात कुमार देव का चित्र भी उस पर बनाया गया है। और इस प्रकार समुद्रगुप्त के सहयोग से, इन राजाओं के सहयोग से इन्होंने नेपाल तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। अब इतिहासकार का नाम है हेमचंद्र राय चौधरी। क्या कहा है कि बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने भी लिच्छवी राजकुमारी से कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह की स्मृति में राजा रानी के सिक्के भी बात की थी, राजा रानी के सिक्के चलाया, है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ कर लिया और आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध बना लिया था। राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी, कौन कौन सी? कौशाम्बी, कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने साम्राज्य विस्तार किया था। और इस समय इनकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। राजधानी कौन सी इनकी? पाटलिपुत्र है। अब इस वंश का जो सबसे ताकतवर सम्राट है वो कौन है? वो समुद्रगुप्त है। ठीक है। शासक कब बना? 335 में, जब चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसी का बड़ा पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना। और कुमार देवी से उत्पन्न संतान थी, है ना। इसकी माता का नाम क्या है? कुमार देवी थी। और संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में समुद्रगुप्त का नाम अंकित है। इसे पराक्रम कहा गया है। उपाधि का नाम क्या है? पराक्रम। और समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज, कौन सी? देखो उपाधि कौन कौन सी होगी इसकी? पहली उपाधि तो पर क्रमांक, ठीक है। दूसरी उपाधि कौन सी हो गई? महाराजा धीराज, है ना। इसके अलावा इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको दूसरी उपाधि कौन है? देवपुत्र शाही। ठीक है। की उपाधि है। तो दोबारा याद करो, दोबारा याद करना आपको कि समुद्रगुप्त की कौन कौन सी उपाधियां थी। तो कौन कौन सी उपाधि देखो, एक तो है पर क्रमांक, दूसरी उपाधि का नाम है महाराजा धीराज, तीसरी उपाधि का नाम है भारत का नेपोलियन, चौथी उपाधि का नाम है देवपुत्र शाही,
ठीक है, इस प्रकार से इस वंश का सबसे सशक्त और महान राजा ये रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज इतना ही, कल इसी टॉपिक को अपना आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।